हेलो फ्रेंड्स, गौरव दिस साइड। आज लॉकडाउन का जो है 39th डेज़ है वो कंप्लीट हो गए हैं और 29 अप्रैल भी है आज। तो आज मैं आपसे बात करूंगा कि लॉकडाउन के बारे में, कि लॉकडाउन अगर ख़त्म होता है तो उसके बाद दिल्ली का क्या होगा। क्योंकि दिल्ली एक ऐसी जगह है, कैपिटल है इंडिया का, जहाँ पर बहुत तरह के बिजनेस हैं। एक स्मॉल सेक्टर से लेकर हाई क्लास के बिजनेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक कोई लेबर होता है, उसके ऊपर स्किल वर्क वर्क कोई बंदा है या प्रोफेशनल ही है, सभी लोग एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं, आज उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं अभी पहला जो बिज़नेस है, मैं एज़ ए किराएदारी के ऊपर आता हूँ, टेनेंट के ऊपर। क्योंकि ये भी दिल्ली में एक बहुत बड़ा बिज़नेस है। लोग किराए की इनकम से अपना घर चला रहे हैं, तो या कुछ उससे उसको इन्वेस्ट के रूप में देखते हैं कि एक रिटर्न आता है, प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, उसको किराए पे लगाते हैं। तो एक जो इस प्रॉपर्टी से का भी एक जो मेन पार्ट है वो किराएदारी का यहाँ पे बहुत बड़ा बिज़नेस है। अब वो किराएदार किस-किस प्रकार के हैं मैं आपको बता दूँ। पहला तो है मेरे पास एक पीजी। पीजी जो स्टूडेंट्स हैं बहुत तादाद में दिल्ली में रहते हैं, वो अपने कोर्सेज़ करने आए होते हैं और इस वजह से उनकी बहुत ज़्यादा संख्या है दिल्ली में, इनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरा लाइन है स्मॉल सेक्टर का, जिसमें हो सकता है किसी कंपनी में, शोरूम में लोग एम्प्लॉय ऐसे काम करते हैं और दिल्ली में ही अपनी पूरी फैमिली को किराए पे बुला लेते हैं। किसी का मान लीजिए 15,000 सैलरी है, उसे लगता है कि मैं गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा दूँगा, तो अपने गाँव से अपने बच्चों को लाकर अपनी फैमिली को यहाँ पे सर्वाइव करते हैं। कुछ ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे उनका किराया 4-5 हज़ार रुपये हो, या अगर इससे अधिक है तो फैमिली में अगर 2 मेंबर है तो फिर भी वो अपना घर चला लेते हैं। एक और सेक्टर है रेस्टोरेंट लाइन्स, जिसमें भी एक यही सेम है कि 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 उसकी योग्यता के आधार पे उसको इनकम मिलती है वहाँ से, रेस्टोरेंट वगैरह लाइन से। इसी प्रकार के और भी कुछ बिज़नेस हैं, शायद मैं उनका नाम ना ले पाऊँ। अब मैं बात करता हूँ पीजी स्टूडेंट्स की। अब मैं बात करूँगा पीजी स्टूडेंट्स की। सबसे बड़ा मसला ये होगा कि क्या वो यहाँ पर अभी दिल्ली में लॉकडाउन के बाद रहेंगे या नहीं रहेंगे, अपनी पढ़ाई को कैसे आगे बढ़ाएँगे। ज़्यादातर जो सोशल डिस्टेंसिंग का फ़ॉलो कर रहे हैं सभी लोग, उसके मद्देनज़र तो मुझे ये लगता है कि सभी ये फ़ॉलो करेंगे इंस्टीट्यूशंस, कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन कोर्सेज़ हों और एक-दूसरे से टच में ना आएँ लोग। तो इसके लिए अगर स्टूडेंट्स को घर बैठ के ही वो स्टडी करनी है, तो वो फिर पीजी में मतलब किराया देकर क्यों रहना पसंद करेगा? वो सीधा अपने गाँव जाना पसंद करेगा, या जहाँ से वो जिस घर से आया है, अपने क्षेत्र में जाना पसंद करेगा, वहाँ पे वाईफ़ाई का कनेक्शन लेगा और वहाँ से ऑलरेडी वो पढ़ाई को जारी रखेगा। मान लीजिए वो कहता है कि अब वहाँ पे वो दिल्ली में भी रहना चाहता है और उसके फैमिली से एक कॉल आ जाए कि अब आप वापस आ जाइए, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे बिज़नेस था अब वो उतना नहीं है कि जो हम आपको किराया दे पाएँ, या उस चीज़ में कटौती करनी चाहिए। तो हो सकता है वो इस चीज़ को अपने डिसीज़न ले कि मैं अब दिल्ली में नहीं रहूँगा, तो वो यहाँ से क्विट करेगा और अपने घर चला जाएगा होम टाउन, और वहाँ से इस चीज़ को स्टडी करेगा। एक तो ये फ़र्क पड़ेगा। स्टूडेंट के जाने से अब जो स्मॉल सेक्टर है, जैसे कुछ शोरूम्स हो गए या और बड़ी-बड़ी कुछ कंपनियाँ हो गई, वहाँ पे मान लीजिए कोई काम कर रहा है और वहाँ पर ज़्यादा अब काम मुझे लगता नहीं नज़र आएगा। मान लीजिए जो शॉपिंग्स मॉल हैं, उनके अंदर काम करने वाले वर्कर्स होंगे, उनके स्टाफ्स होंगे। अब वहाँ पर आजकल आप देखेंगे कि लॉकडाउन के बाद लोग हिचकिचाएँगे, वो वहाँ पर जाना पसंद नहीं करेंगे। तो यहाँ पर असर आएगा कि उनकी सेल का, जब सेल नहीं होगी तो उनकी सैलरी कहाँ से देंगे? तो बेटर रहेगा कि वो इतने महँगे-महँगे किराए भी अफ़ोर्ड नहीं कर पाएँगे। क्योंकि किराएदारी से मामला मेरा ये था, क्योंकि ज़्यादातर शोरूम्स वगैरह ये भी सब किराए पे चल रहे हैं। जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि दिल्ली में बहुत बड़ा बिज़नेस है किराएदारी का, तो इसको आप लाइटली मत लेना, ये बहुत ही बड़ा बिज़नेस है। इसके ऊपर दिल्ली की अर्थव्यवस्था जो है, पैसा रोटेशन में घूमता है, वो बहुत बड़े डिपेंडेबल चीज़ है, जहाँ से सारी प्लानिंग होती है। और इसके अलावा है रेस्टोरेंट लाइन। अब आप देख रहे हैं लॉकडाउन के अंदर लोगों को घर के खाने की आदत पड़ गई है। लोग आजकल एन्जॉय कर रहे हैं घर में तरह-तरह के, और यूट्यूब वगैरह से वीडियोज़ देख रहे हैं और नई-नई रेसिपीज़ सीख रहे हैं, तो लोग खुश हैं। और अब एक तरीके से एक वेकअप कॉल है उनके लिए कि अगर हेल्थ को अच्छा करना है, रखना है, तो घर का बना हुआ खाना खाएँ। तो लोग एन्जॉय भी कर रहे हैं इस चीज़ को, और अभी तो फ़िलहाल वो घर पे हैं। तो जब उनकी पहले क्या होता था, हस्बैंड वाइफ़ दोनों वर्किंग होते थे, तो ये आलस आता था, क्योंकि जो आदमी का खुद का आलस है वो दूसरे की एक तरह से इनकम बन जाता है। कि हमारा आलस जो होता है, अगर हमें आलस आ रहा है कि अभी रोटी सब्ज़ी नहीं बनानी, तो हम रेस्टोरेंट से लेते हैं। तो जो हमारा आलस होता है वो सामने की रोज़ी-रोटी होता है, सामने वाले की। तो जब किसी न किसी की मान लीजिए जॉब छूटेगी, तो वो बाहर से ऑर्डर देगा, और अगर बाहर से खाना मँगाएगा ही नहीं तो घर पे बनाएगा, तो रेस्टोरेंट्स लाइन पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। ये आपको आने वाले समय में दिखाई, कुछ रेस्टोरेंट खुलेंगे भी,
और वहाँ पे काम होगा भी, मगर यही बात होगी कि जो शेफ़ हैं, कोई 20,000 सैलरी ले रहा है, कोई 25,000 ले रहा है, मगर अब वहाँ पे उतना काम ही नहीं रहेगा, तो रेस्टोरेंट ओनर क्या करेगा? क्या उनको कहेगा कि आओ, नहीं, नहीं, हमारे पास तो काम बहुत है। अब वो कुछ डील करेगा और वो हो सकता है अपने एम्प्लॉइज़ की छँटनी करे, या फिर उनको सीधा-सीधा बोले, यार मैं अब इतना ही दे पाऊँगा, मेरे पास वो अभी सेल है नहीं, तुम खुद ही देख लो। पहले तो अभी ऑनलाइन्स में भी उनको ऑर्डर आते थे, मगर ऑनलाइन में भी उनको काफ़ी हद तक परसेंटेज कमीशन के रूप में देना पड़ता था। तो अभी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, कहना जल्दबाज़ी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि रेस्टोरेंट लाइन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी और यहाँ पर नौकरियाँ बहुत लोगों की जाने वाली हैं और काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। अब ये जो रेस्टोरेंट में जो काम कर रहे हैं शेफ़ या दूसरे अदर स्टाफ, ये भी कहीं न कहीं किराए पे रह रहे हैं, तो ये भी अपनी फैमिली को सोचेंगे, हम यहाँ पे इतना अगर कमा ही नहीं पा रहे हैं, तो अपनी फैमिली को यहाँ सर्वाइव कैसे करेंगे? तो हो सकता है ये भी यहाँ से मूव कर जाएँ अपने होम टाउन में और वहीं की सेवाएँ वहाँ पर अपनी प्रारंभ करें। तो यहाँ मुझे लगता है बहुत बड़ा फ़र्क आएगा रेस्टोरेंट लाइन में, और इससे ये किराएदारी से मामले जुड़े हुए हैं। अब स्ट्रीट फूड, जब रास्ते पे अगर आप देखेंगे जो स्ट्रीट फूड, हो सकता है कि बहुत कम नज़र आए। गवर्नमेंट की गाइडलाइन क्या होती है, मुझे इसमें भी थोड़ा संदेह है कि जहाँ पर ज़्यादा लोग खड़े ना हों, तो स्ट्रीट फूड पे गाज ज़रूर गिरेगी 100%। और जो आप देखते हैं स्टूडेंट्स, अब इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट्स होते हैं, मोमोज़ वगैरह जो खाते हैं, स्नैक्स या चाइनीज़ स्नैक्स जो भी खाते हैं, उसके प्रति लोगों का नज़रिया भी बदलेगा कि ये वाले स्नैक्स हम खाएँ या ना खाएँ। तो ये इसके ऊपर भी बड़ा इफ़ेक्ट पड़ेगा। जब स्टूडेंट ही नहीं होगा, इंस्टीट्यूट ही नहीं होंगे, तो फिर उनके ऊपर भी काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। एक तरीके से वो लाइन भी जाने वाली है। अब आप जब लोग कम होंगे, तो ये जो बैटरी रिक्शा हैं, दूसरे स्रोत हैं हमारे पास, इन सब चीज़ों पे इफ़ेक्ट कहीं न कहीं से कनेक्टेड होगा। जब लोगों के पास काम नहीं होगा, तो हर जगह इफ़ेक्ट आता रहेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ लंच टिफ़िन, ये जो डिनर के लंच बॉक्स पैक करके लेके जाते हैं, तो अब इसमें भी बड़ा फ़र्क आएगा। स्टूडेंट नहीं होगा या दूसरे पेइंग गेस्ट, वर्किंग बॉयज़ या गर्ल्स नहीं होंगी, तो फिर उनके काम पे भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। ये साफ-साफ नज़र आ रहा है कि उनका जो टिफ़िन बॉक्स का काम है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। सिनेमा हॉल में पहले से आशंका थी, पहले से वहाँ इतना कंजेस्टेड होता है, कोई मूवी देखने जाएँ। अब गवर्नमेंट की क्या गाइडलाइंस आती है, स्टेट गवर्नमेंट की आएगी इसमें, कि आप स्किप करें। अगर चेयर स्किप करते हैं, एक-एक स्किप छोड़ के सब लोग बैठते हैं, तो आप ज़ाहिर है कि उसके टिकट्स महँगे हो जाएँगे। महँगे होने के कारण कोई आना पसंद करेगा या नहीं, या मन में एक डर ही हो कि नहीं, वहाँ से मुझे जितना मर्ज़ी ये कर लें सैनिटाइज़, मगर इसमें हमें इन्फेक्टेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान जो मुझे दिख रहा है सिनेमा हॉल्स का। लोग इसको भी हटाएँगे और इसकी बहुत बड़ी वजह सोशल डिस्टेंसिंग होगी। शॉपिंग मॉल, इसका ज़िक्र मैंने पहले भी किया था, पर शॉपिंग मॉल का जो पहला ज़िक्र किया था, वो किराए की दुकान जो रन कर रहा है उसके लिए था। बट अब जो मेन है, शॉपिंग मॉल्स के लिए भी कुछ गाइडलाइंस होंगी, और लोगों की क्या सोच होती है, कैसे जाया जाए। और अभी तो 5 लोग, 7 लोग, 10 लोग, इस तरीके का बहुत बड़ा गाइडलाइन आएगी, कितने लोगों अंदर आ सकते हैं एक मॉल के अंदर। मान लीजिए एक मॉल में गए, उसके अंदर कई शोरूम्स हैं, कोई कपड़े का है, कोई मोबाइल फ़ोन्स के हैं, कोई अदर्स हैं, तो लोग कैसे उस तरीके से जाएँगे, कैसे फ़ॉलो करेंगे, तो ये देखना बहुत बड़ी बात होगी। तो शॉपिंग मॉल्स के अंदर भी बहुत बड़े सवालिया निशान हैं, वो देखना अभी आगे रहेगा। सेल, परचेज़, रेंट, अभी जैसे किराएदारी से मामला जुड़ा हुआ था, अब आप सबसे पहले किराएदारी पे आइए कि अगर जो किराएदार में मैंने आपको बताया था, पीजी बॉयज़ या गर्ल्स नहीं होंगी, इसके अलावा पीजी वर्किंग बॉयज़ गर्ल्स नहीं होंगे, मकान खाली हो गए, और उसके बाद इनको कहीं न कहीं तो देना है। अब मकान मालिक उसे खाली तो रखेगा नहीं, लैंडलॉर्ड, वो कहेगा कि इसे सस्ते में चढ़ाओ, सस्ता किराया सस्ता करना पड़ेगा, तभी वो चीज़ें चलेंगी। इसी प्रकार से वो जो कुछ दुकानें हैं, जो हैं वो खाली हो जाएँगी, उनको भी सस्ता किराया करना पड़ेगा। तो बहुत सारी वजह हैं, और इन सब के होते हुए जब ये दुकानें खाली होंगी, तो जो मैंने आपको बताया था रेस्टोरेंट वगैरह या दूसरे सेक्टर में प्राइवेट जॉब कर रहे हैं लोग, वो भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। वो भी मूव करेंगे अपने होम टाउन की तरफ, तो दिल्ली ऑलमोस्ट खाली होने लगेगी। वहाँ पर भी काफ़ी सारे ऑफ़र्स होंगे, मतलब मकान खाली होने लगेंगे। जो पहले चढ़े रहते थे किराए पे, एक तरीके से पैक होते थे, अब वो पैक नज़र आपको नहीं आएँगे। काफ़ी सारे आपको जगह-जगह बोर्ड नज़र आएँगे आपको, टू लेट या सेल परचेज़ के लिए, इस तरीके से आपको नज़र आएँगे। और सबसे बड़ी बात है सेल परचेज़ की। अब बिल्डिंग, आपको पता है कि दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होता है। लोग अपनी सेविंग करने के लिए फ्लोर लेते हैं, और कुछ बिल्डर्स लोग होते हैं, 3-4 बिल्डर मिलके शेयरिंग करके
अपने उससे नए प्रोजेक्ट को लेते रहते हैं और वो जैसे एक आईपीओ होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर स्टॉक मार्केट में, कि स्टॉक रिलीज़ होने से पहले ही वो बिक जाता है, अच्छा रेट होता है। तो ऐसे ही जब मकान बनने लगता है तभी वो अपनी शेयरिंग डाल देते हैं, उससे क्या होता है उनको एक प्रॉफ़िट मिल जाता है स्टार्टिंग में ही, और वो वहाँ से क्विट कर देते हैं अपना प्रॉफ़िट लेके। तो अब देखना ये होगा कि कोई बिल्डर बना रहा है, उसके फ्लोर अभी पहले से ही बिके नहीं हैं, तो उसको नया ग्राहक मिलेगा या नहीं? यहाँ पर बहुत बड़ा निशान है इस चीज़ के लिए भी, क्वेश्चन मार्क, कि मेरे ख़्याल से तो बिल्कुल नहीं, बहुत बड़ी मंदी आने वाली है। पहले से ही प्रॉपर्टी सेक्टर में, रियल एस्टेट में अ, मंदी चल रही थी और ये भयंकर मंदी का रूप इसके ऊपर आएगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जब फ्लोर बिकेगा ही नहीं और वो खाली पड़ा है, किराए पे भी नहीं जा रहा, तो लोग उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे? ये बहुत बड़ी बात होगी। और हर तरीके से इससे जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है प्रॉपर्टी सेक्टर से, रियल एस्टेट से, वो बहुत ज़्यादा इसमें इम्पैक्ट आ जाएगा। वो अभी मैं बताता हूँ कि किस तरीके से। मान लीजिए एक बिल्डिंग बनती है, बिल्डिंग के अंदर कई सारे लोगों की आवश्यकता होती है। स्टार्टिंग में एक आपको लेबर चाहिए, मज़दूर चाहिए, मिस्त्री चाहिए। अभी आपने देखा कि सभी मज़दूर हताश होकर क्विट करके अपने होम टाउन जा रहे हैं। तो इसकी वजह ये रहेगी, जो भी मज़दूर अपने गाँव वगैरह लौट गए हैं, उनको वापस विश्वास दिलाकर दिल्ली बुलाना कि चलो दिल्ली सेफ़ है, बहुत मुश्किल होगा। वो कैसे आएगा, कितना काम मिलेगा, उसे कम से कम मिनिमम उसको ₹500 एक मज़दूर को यहाँ पे दिल्ली में मिलते हैं। तो वो ये सोच के आए या ना आए, या फिर सोचे कि फिर से बीमारी आ गई, तो उसको फिर दिक्कतें खानी पड़ेंगी, रास्ते में लगना पड़ेगा, खाने की लाइन में लगना पड़ेगा। जबकि दिल्ली में जो भी मज़दूर काम करते हैं, वो शाम को अपना एन्जॉय करते हैं, अपनी जो भी उनको सैलरी मिलती है, डे सैलरी, वो अपना सैटिस्फैक्शन रखते हैं उससे। और वो अब जो मूव कर गए हैं वापस, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी वो दिल्ली में वापस लौट के आएँगे। तो बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन होगा वो बड़ा स्लो हो जाएगा। इसके अलावा आप अगर देखेंगे, प्लम्बर का वर्क है, इलेक्ट्रीशियन का वर्क है, और उसमें वुडन का वर्क है, कारपेंटर का वर्क है, मार्बल्स लगाने वाले का वर्क है। तो बहुत सभी लोग इसमें जुड़े होते हैं, सबके ऊपर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। इनफैक्ट कि प्रॉपर्टी डीलर जो होते हैं, जो सिर्फ़ अपने आप को प्रॉपर्टी डीलर में, कंसल्टेंसी में जोड़ते हैं, उनके पास भी काम नहीं होगा। हो सकता है कि बड़ी-बड़ी कंपनियों को वो अपना भी रिज़्यूम दें कि अपना कि कोई जॉब के लिए, और बताएँ कि हमारे पास प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी का या प्रॉपर्टी डीलर का अ, एक वो है, एक्सपीरियंस है, तो वो रियल एस्टेट कंपनियों में जाके जॉब अप्लाई करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें अभी होने वाली है दिल्ली में। इसके अलावा स्कूल है, ट्रैवल्स है। तो स्कूल की सबसे बड़ी बात ये है कि दिल्ली में स्कूल की जो फ़ीस है बहुत ज़्यादा है अन्य राज्यों की तुलना में। तो देखना ये होगा कि लोग कैसे सर्वाइव करेंगे दिल्ली में अपने बच्चों को, और जब उनकी इनकम नहीं रहेगी तो कैसे उस तरीके की फ़ीस को दे पाएँगे जो जिस तरीके से पहले दे रहे थे। ये भी बहुत बड़ा देखने वाला काम होगा। अभी मेरे ख़्याल से स्कूलों को आने वाले समय में अपनी फ़ीस कम से कम नहीं तो अ, 40% से 50% तो कम करनी ही चाहिए, तभी उनका स्कूल चल पाएगा। नहीं तो लोग क्विट करेंगे, कहीं न कहीं वो बड़ा डिसीज़न लेंगे स्कूल लाइन में भी। और इसके अलावा ट्रैवल, ट्रैवल इंडस्ट्री पे बहुत बड़ी मार पड़ने वाली है, शुरू में पड़ चुकी है। एविएशन सेक्टर जो था, वो ट्रैवल से जुड़ा हुआ है। ट्रैवल के अंदर होटल्स बुकिंग और इसके अलावा बाहर घूमना-फिरना, ये बहुत कम होने वाला है। जो लोग इस पे डिपेंडेबल थे, उनको बहुत बड़ी चोट लगने वाली है। तो कुल मिला के तितर-बितर हो जाएँगे लोग। जो हमारा समाज है, वो पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा इस लॉकडाउन के बाद। और हमारी मंगल कामना यही है कि जो हमारे इस टॉपिक उठाए गए हैं इस वीडियोज़ में, वो एक भी ना रहे और सब वैसा ही हो जाए पहले जैसा, मगर ये होना असंभव लगता है। आपकी इस पे क्या राय है? मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा।